Experience the care of Narayana Health. Hi everyone, welcome to Narayana Health, one of India's most trusted healthcare brands. And welcome to our show, Let's Talk Health. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, डॉक्टर देवी शेट्टी हमारे चेयरमैन और फाउंडर हमेशा ये चाहते हैं कि हेल्थ केयर डेमोक्रेटाइज हो। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे भारतवासी हैं उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जाएं हर जगह, और वो डिजिटली पॉसिबल हो और हमारे डॉक्टर्स की एक्सेस हर जगह हो। ये उनका एक सपना है। और आज एक छोटा सा इनिशिएटिव हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेट्स टॉक हेल्थ। और ये पहला एपिसोड आज हमारे साथ हैं डॉक्टर के.एस. ब्रार, जो कि एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं नारायणा हेल्थ में, और आज हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर ब्रार, इससे पहले हम 5 क्वेश्चन 5 मिनट में शुरू करें। हम चाहते हैं कि अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस के लिए दीजिए। Thank you so much for calling me on your show, sir. I am Dr. Brigadier K.S. Brar. मैं 30 साल तक आर्मी में काम किया है मैंने, और मैं अभी रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी फ्रॉम आर्मी हॉस्पिटल R&R रिसर्च एंड रेफरल, दैट इज दिल्ली कैंट. And after that, I've joined as a senior consultant endocrinologist for the North region for Narayana Health. So we have a deadly combination as soldier and then coming to corporate healthcare. Fantastic, and having served for a very very long time. और एंडोक्रिनोलॉजी के डिपार्टमेंट में ही हम आज इनसे गुफ्तगू कुछ करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कुछ मीठी बातें आपसे करेंगे। इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, और ये बहुत सारी दिमाग में बातें हैं कि क्या डायबिटीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है, अगर है तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो किस तरह से और कुछ ऐसी चीज़ करें ताकि डायबिटीज़ उनको ना हो। सर, डायबिटीज़ सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई तरह की होती है। कुछ बीमारियां इसमें ऐसी हैं, कई डायबिटीज़ के टाइप्स इस तरह की हैं जो प्रिवेंटेबल नहीं हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है। बट जो मेन और सबसे कॉमन टाइप है उसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। ये काफ़ी हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी एक बहुत ही बड़ा डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम हुआ था, जो स्टडी हुई थी, उसमें ये दिखाया गया था कि 71% तक ये प्रिवेंटेबल है अगर ये जल्दी पकड़ा जाए तो। सो दैट मीन्स कि प्री डायबिटीज़ जो होता है, जो डायबिटीज़ बनने वाला है पर शुगर्स नॉर्मल नहीं है, अगर उस स्टेज पर अगर हम इसको पकड़ते हैं और उसके प्रिवेंशन हम शुरू करते हैं तो ये काफ़ी हद तक प्रिवेंटेबल है। इसका प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि वी कैन हैव अ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, रेगुलर एक्सरसाइजेस, एंड वी शुड कट डाउन ऑन द शुगर्स। सो बेसिकली अगर आप खाना पीना अपना अच्छा रखें और आप अपना डाइट कंट्रोल रखें और एक्सेस वेट ना होने दें तो ये डायबिटीज़ काफ़ी हद तक प्रिवेंट की जा सकती है। इसका मतलब ये है अपने मोबाइल्स को छोड़ के थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह अगर कर लें, खाना ठीक से खाएं तो प्रिवेंट हो सकती है। एक जो सवाल बार बार कई लोगों के दिमाग में आता है, क्या शुगर ना खाने से डायबिटीज़ को रोका जा सकता है? शुगर अगर आप नहीं खाते हैं तो ये डायबिटीज़ का रिस्क कम करता है। इनफैक्ट शुगर नहीं खाने से डायबिटीज़ के अलावा ये हार्ट का भी रिस्क, हार्ट डिजीज़ का भी रिस्क कम करता है, और इससे वेट भी कंट्रोल में रहता है। इट्स अ कार्बोहाइड्रेट जिसको कम करने से डायबिटीज़ का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ओहो, और मैंने कई लोगों के से ये भी सुना है कि अगर आप शुगर की जगह गुड़ ले लें या हनी ले लें तो वो भी डायबिटिक को प्रिवेंट करने में मदद, ये क्या सच्चाई है इसमें या ये बातें? इट्स बिग मिथ सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली जैगरी एक चीज़ होती है हर खाने में जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि एक चीज़ खाने से आपका शुगर कितना बढ़ेगा। तो जो चीज़ें ज़्यादा बढ़ाती हैं शुगर वो अच्छी नहीं होती हैं, और जो कम बढ़ाती हैं शुगर खाने के बाद वो ठीक होती हैं। जैगरी जो है, गुड़ जो है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, मतलब ये खाने के लिए शुगर बहुत बढ़ाता है। और हनी जो है, जो शहद है, ये भी शुगर के बराबर आपका वो बढ़ाता है। तो ये मिथ है कि आप जैगरी और गुड़ को और हनी को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं शुगर से, वैसा नहीं है। पर फिर भी लोग ये बोलते हैं कि वो बेटर है, इसलिए क्योंकि जैगरी में और हनी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब कुछ और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फ़ायदे वाली चीज़ होती है। जैसे गुड़ में आप देखेंगे कि उसमें मैग्नीशियम, कॉपर और आयरन होता है।
वेरस हनी में विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के होता है, जो शुगर में नहीं है। शुगर सिर्फ शुगर है, कार्बोहाइड्रेट, पर ख़राब एक जितने हैं तीनों। अच्छा, लेकिन मॉडरेशन में अगर खाएं तो बराबर। अच्छा, तो मुझे बताइए, प्रिवेंशन की हमने बात कर ली, लेकिन अगर डायबिटीज़ किसी को हो गया है, अब उसको कंट्रोल में रखने के लिए सबसे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए डायबिटीज़ के साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए? सर, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो ख़त्म नहीं होती है, एक बार हो जाती है। सो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली रिवर्सिबल, पर काफ़ी हद तक हम इसको रोक सकते हैं विद आर मेडिसिन एंड डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो ये चीज़ें जो हैं, शुगर आपको ये देखना पड़ेगा, डायबिटीज़ जिसको नॉर्मली लोग शुगर की बीमारी बोलते हैं या मधुमेह बोलते हैं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग प्रोसेस का मतलब है ये थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चलती रहेगी। अगर आप डाइट और लाइफस्टाइल से अपना कंट्रोल कर सकते हैं, खाना पीना कम करके या कार्बोहाइड्रेट्स कम करके, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड कम करके, जैसे स्वीट, शुगर, ये सब चीज़ें कम करते हैं, तो आपका डायबिटीज़ के जो वैल्यूज़ हैं, जो लेवल्स हैं, वो 10 से 15% तक कम हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो शुरुआत है, या जिनको थोड़ा डायबिटीज़ हुआ था और उसके अलावा अगर वो अपना वेट 10 से 15% तक कम करता है, तो ये रिवर्स हो सकती है और ये कई साल तक रिवर्स होकर नॉर्मल स्टेज में रह सकती है। पर जैसे कि मैंने बताया, धीरे धीरे बढ़ती है, तो कुछ सालों के बाद दोबारा इसको आने के चांस होते हैं। तो अगर कोई ये कम करता है तो उसको अपना लाइफस्टाइल ज़िंदगी भर अच्छा रखना पड़ेगा, खाने पीने का परहेज़ और वेट चेक पे रखना पड़ेगा, ताकि वो वापस ना आए। तो दोस्तों, आपने सुना डायबिटीज़ के बारे में, किस तरह से अपना वेट कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, खाना ठीक से खाएं, जो मिथ्स हैं इन पे विश्वास ना करें। इससे पहले कि हम अगले टॉपिक पे जाएं, अगर आपको कुछ और जानकारियां डायबिटीज़ के बारे में चाहिए या आप डॉक्टर बरार से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट www.narayanahealth.org में जाइए और वहाँ पे उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इस समय जो एक QR कोड हम आपको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि जो NH केयर ऐप है हमारा, एक बहुत ही अच्छा ऐप है जिसको आप डाउनलोड करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, अपनी रिपोर्ट्स, कई ऐसी चीज़ें भी उसमें देख सकते हैं। उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए। इससे मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा हेल्थ की तरफ, अच्छी हेल्थ की जाने में आपको मदद मिलेगी। सो डॉक्टर साहब, हम आपके दूसरी फील्ड की तरफ जाते हैं, जो एक थायराइड के ऊपर आई थिंक ये कॉमन कई लोगों को इसकी इशू होती है, स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म। तो फिर से वही सेम क्वेश्चन इसलिए पूछूंगा कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो वेलनेस की तरफ और प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है ब्रीफ में, और क्या इसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है? सर, थायराइड ग्लैंड एक हमारे नेक में एक ग्लैंड होता है जो कभी कम काम या कभी ज़्यादा काम कर सकता है। जब ये थायराइड ग्लैंड कम काम करता है या हार्मोन कम निकालता है, हम इसको हाइपोथायराइड बोलते हैं। और जब ये ज़्यादा काम करता है, हार्मोन ज़्यादा एक्सक्रीट करता है, उसको हम हाइपरथायराइड बोलते हैं। अब थायराइड को आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, ताकि वो इसको जल्दी चेक करा सकें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हाइपोथायराइड अगेन इज़ नॉट अ ट्रीटेबल डिजीज़। ये पिछले ज़माने में कुछ कारण होते थे, पिछले ज़माने में मतलब मैं 30-35 साल की ही बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं। और इंडिया में मेन कॉज होता था आयोडीन डेफिशिएंसी, हाइपोथायराइडिज्म का। सिंस आयोडाइज्ड सॉल्ट केम इन, दैट वाज इन 1986 से करीब 35 साल हो गए आयोडाइज्ड सॉल्ट आते हुए, और आयोडीन डेफिशिएंसी अब इंडिया में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। सो 95% केसेस जो होते हैं हाइपोथायराइड के, वो आयोडीन डेफिशिएंसी से नहीं, बल्कि उसको हम बोलते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं, बॉडी के अंदर से ही अपने आप कुछ दिक्कत होती है जिससे ये प्रॉब्लम होती हैं। तो इसकी प्रिवेंशन मतलब इसका कोई इलाज नहीं है, जिसको होना है वो होगा, पर जो मेन रीज़न पहले होता था आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से, वो ख़त्म हो गया है। चलिए मानते हैं कि यू डिस्कवर या अनफॉर्चुनेटली यू आर सफरिंग विद हाइपोथायरॉयडिज्म, आपको ये बीमारी है, अब ज़िंदगी जीनी है इसके साथ ही, तो क्या ऐसे स्टेप्स हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं आपको करनी चाहिए ताकि ये भी कंट्रोल में रहे और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें अलॉन्ग विद हाइपोथायरॉयडिज्म? सबसे पहले तो ये हमारे को पता होना चाहिए कि हाइपोथायरॉयडिज्म का किस तरह आता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स जो हैं, ये अगर लोगों को पता है तो जल्दी स्क्रीन करा सकते हैं। एज़ पर वेरियस सोसाइटीज़, इंडियन सोसाइटीज़, अमेरिकन सोसाइटीज़, यूरोपियन सोसाइटीज़, ये कहा गया है कि पहली बार 35 साल के बाद आपको थायराइड स्क्रीनिंग हर आदमी को करानी चाहिए, और उसके बाद हर 5 साल में करानी चाहिए। इसके साइन सिम्टम्स जो होते हैं, ये बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं, इससे इन लोगों को, सब लोगों को हमको पता होना चाहिए। सबसे ज़रूरी इनमें सिम्टम्स होते हैं कि फैटीग,
अनयूजुअल फटीग, लेथार्जी, कमज़ोरी, थकान, ये बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, पर ये दोनों हाइपर और हाइपोथायराइड में होता है। दूसरी चीज़ है आपका वेट गेन या वेट लॉस। वेट गेन हाइपोथायराइड का फीचर है, वेट लॉस हाइपरथायराइड का फीचर। दीज आर अनइंटेंशनल, अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हैं वेट लॉस की और आपका वेट कम होता जा रहा है। तीसरी चीज़ है आपको ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी लगना। सो अगर ये चीज़ें आपका सेंसिटिविटी टू कोल्ड और हॉट, अगर ये जैसे धड़कन ज़्यादा है तो थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है, धड़कन कम हो रही है तो कम काम कर रहा है। सो अगर ये 5-6 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आप हाइपो या हाइपरथायराइड की तरफ आप अपना टेस्ट कराने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। सो दोस्तों, आपने देखा कि हमने डायबिटीज़ की पहले बात की, फिर हम हाइपोथायराइडिज्म के बाद एक बात जो बहुत मुझे समझ में आई है वो ये है कि प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप जब कराएं, रिस्क फैक्टर्स डॉक्टर साहब ने कहा, तो वो अर्ली स्टेज में हम ये सब चीज़ों को पकड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा, NH Care ऐप जो है उसको आप डाउनलोड करें, जो इस समय आपके स्क्रीन पे है, और उससे आप लोग ज़रूर इसमें आगे अपने आप को हेल्दी रखने में काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब सर, आप और कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, अगर आपने पूछा था कि इसका लाइफ में आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम ये बीमारी हाइपोथायराइड की अगर जल्दी पकड़ लेते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है, कॉम्प्लिकेशन से पहले ट्रीटमेंट टाइम पर हो जाए तो। ये हाइपोथायराइड में बेसिकली हमको सिर्फ हार्मोन जो नहीं बन रहा है वो रिप्लेस करना है, इसीलिए इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी एकदम नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्शन में कोई इश्यूज़ नहीं है, इट्स अ नॉर्मल लाइफ। सो कुछ अच्छी बातें भी डॉक्टर साहब कहते हैं ज़रूर, अलॉन्ग विद बीमारियों के बारे में बात करना। सो ही हैज सेड दैट अगर ये किसी को हो भी जाता है तो पर्सन कैन लिव ए नॉर्मल लाइफ, विच इज़ वेरी वंडरफुल। सो थैंक यू डॉक्टर साहब। वी विल नाउ मूव टू आवर थर्ड टॉपिक। सो डॉक्टर साहब, आई वुड से दैट आपका जो कैनवस है बहुत बड़ा है। हम ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर बात करेंगे। तो ब्रीफ में आप फिर से उसी बात पे आ जाता हूँ मैं कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या, क्या इसको प्रिवेंट किया जाता है, और किस तरह से पता चलता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है? सर, ओस्टियोपोरोसिस कम फ्रॉम द वर्ड पोरस, मतलब हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो गई हैं, छिन रही हैं बेसिकली। सो दे आर बिकमिंग थिनर एंड मोर ब्रिटल एंड दे आर बिकमिंग वीक। सो पोरोटिक हो रही हैं, सो दीज आर वीक बोन्स। व्हाट हैपन्स इज कि आदमी की जो हड्डियां होती हैं, इंसान की हड्डियां, वो 30 साल की उम्र तक ये ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, 30 साल के बाद ये कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं। इसके अलावा लेडीज़ में क्या होता है, वुमेन में आफ्टर मेनोपॉज दे हैव अ प्रोटेक्टिव हार्मोन कॉल्ड ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है जब मेनोपॉज में जाती हैं, और ईस्ट्रोजन जो है ये बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो जब ये हार्मोन लेवल्स एकदम कम या ख़त्म हो जाते हैं, बोन्स की जो वीकनेस होती है, जो 30 ईयर्स के बाद जो मेन में भी होती है, वुमेन में भी होती है, वो ज़्यादा तेज़ होती है वुमेन में। और वुमेन के एज सच जो बोन्स होती हैं वो ज़्यादा पतली और छोटी होती हैं कंपेयर टू मेन। सो इससे दे आर मोर प्रोन टू इट। नाउ इसका पता कैसे चलता है? बेसिकली द ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स आर पेनफुल बोन्स। आपको फ्रैक्चर्स जल्दी हो जाते हैं क्योंकि ये कमज़ोर बोन्स होगी। अगर कोई इंसान खड़ा हुआ गिर गया और उसको फ्रैक्चर हो गया, वी कॉल इट फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर और लो ट्रॉमा फ्रैक्चर। तो ये जो बहुत मिनिमम ट्रॉमा फ्रैक्चर्स जो होते हैं, दीज आर इंडिकेशन कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। आपको बैक एक्स हो रही हैं जो नॉर्मली वीक बोन से होती हैं, या फ्रैक्चर्स जब बार बार हो रहे हैं, और आदमी हम्प हो गया है, मतलब जैसे आगे को झुक जाता है, इसका मतलब हड्डी कमज़ोर होकर हड्डी कोलैप्स कर रही है। सो ये चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसके स्क्रीनिंग के लिए ये भी बताया जाता है कि 65 ईयर्स के ऊपर वुमेन एंड 70 के ऊपर मैन, एवरीवन शुड बी स्क्रीन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि ये एज इतनी देर के बाद आफ्टर मेनोपॉज लेडीज़ में थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो इनको 65 साल और 70 साल के बाद मैन, सबको ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्क्रीन करना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बोन्स को वीक करती हैं, जैसे स्टीरॉइड्स बहुत कॉमन दवाई है, और आजकल आपने अगर देखा होगा पिछले 2 साल से कोविड में स्टीरॉइड्स काफ़ी दिए जाते हैं। तो स्टीरॉइड्स की एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि ये बोन्स को बहुत वीक करता है, वी कॉल इट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे को ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी होती हैं जो बोन्स वीक करती हैं, तो उन बीमारियों में भी लोगों को हमको स्क्रीन करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो हमारी बहनें हैं, आई मीन द विमेन आर मोर ससेप्टेबल टू दिस। सो आप मुझे ये बताइए, अगर वी आर अवेयर ऑफ दैट, सो अर्लियर इन देयर लाइव्स और as they go on,
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नो लेडीज़ कैन डू सो दैट दे आर लेस प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस, और इवन इफ देयर इज एन ऑनसेट इट इज़ स्लाइटली मोर दिस वन, ये कुछ है? सर देखिए, हड्डियाँ जो हैं ये बेसिकली कैल्शियम की बनी होती हैं, इसमें कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा होता है। सो वुमेन, इनफैक्ट एवरी वन ऑफ अस, वी शुड हैव अ हाई कैल्शियम डाइट और कैल्शियम रिच डाइट। इसके अलावा कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है, जो धूप से मिलता है। तो हमारे को धूप को अवॉइड नहीं करना चाहिए। दिक्कत ये है कि हिंदुस्तानी हम सब धूप से परहेज़ करते हैं, छतरी लेकर जाते हैं, सनस्क्रीन्स लगाते हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द सनलाइट। तो अब अगर आप देखेंगे तो एक विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है इंडिया में ऑलमोस्ट 70-80% है, इतनी ज़्यादा है। सो कैल्शियम रिच फूड लेना, जैसे डाइटरी कैल्शियम, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो हाई कैल्शियम डाइट, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस एंड फिजिकल एक्टिविटीज़, दीज आर अ मस्ट, क्योंकि थोड़ा बॉडी स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ से बोन्स स्ट्रांग रहती हैं। और उसके अलावा आपको जो कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी है, दैट इज़ टू अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। दीज टू थिंग्स आर वेरी बैड फॉर द बोन्स। ओके फ्रेंड्स, सो आज हमने डायबिटीज़ और मीठी चीज़ों से शुरुआत की, फिर हम हाइपोथायराइडिज्म की तरफ गए, फिर हमने ऑस्टियोपोरोसिस की बात की, और आपने एक चीज़ तो बहुत क्लियर ये हो गई है कि अगर आप कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे, जैसे गेम्स तो खाली वीडियो गेम ना खेलें खाना तो खाली पिज़्ज़ा और बर्गर ना खाएं, ये भी खाएं, कभी कभी ये चीज़ें भी हैं, तो एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, अपने वेट पे कंट्रोल करें, और अर्ली डिटेक्शन के लिए एक रूटीन अपनी ज़िंदगी में हेल्थ चेकअप्स की अगर लाएं। मुझे मालूम है साइकोलॉजिकली ये बहुत मुश्किल होता है कि आप हेल्थ चेक करवाएं तो डर रहता है कि कुछ ना कुछ निकल आएगा, लेकिन बिलीव यू मी, अगर एक हैबिट फैमिली में हो जाए तो ये सब चीज़ें बहुत ही जल्दी पकड़ में आ सकती हैं। ज़्यादातर ये चीज़ें नहीं होंगी, ये मेरा विश्वास है। और कई चीज़ें आपने डॉक्टर साहब ये भी बताई कि अगर हो भी जाएं तो ये इनके साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल आदमी जिया जा सकता है। इसी के साथ ही आज का जो एपिसोड नंबर 1, लेट्स टॉक हेल्थ, क्या आप लोग 5 मिनट आप अपनी हेल्थ की तरफ दे सकते हैं? ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। अगले एपिसोड में आपको कुछ दिल की बातें आपके साथ करेंगे, यानी कि हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनके साथ हम बात करेंगे। ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड हेल्थ टू ऑल ऑफ यू, एंड हम चाहते हैं कि हम वेलनेस की तरफ जाएं, इलनेस की तरफ ना जाएं, और अगर अपनी लाइफस्टाइल में छोटी छोटी हम तब्दीलियां करेंगे तो आप देखेंगे कि योर हेल्थ इज़ मच बेटर। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम नारायणा हेल्थ, and please remember, prevention is always better than cure. Thank you. Experience the care of Narayana Health.